नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया एट 6। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं पूरे दिन भर की जो 5 बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि देश में कोरोना वायरस से किस तरह के हालात हो गए हैं। करीब 19,000 के पास मामले पहुंच चुके हैं। 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है भारत में, और साथ ही दुनिया भर में क्या कहता है आंकड़ा, 1,69,000 लोगों की मौत हो चुकी है पूरी दुनिया में। 212 देशों में ये वायरस फैल चुका है। 24 लाख लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं अब तक पूरे विश्व में। तो उसकी जानकारी, उस पर ताजा अपडेट मैं आपको दूंगी, कैसे अलग अलग देशों में किस तरह के हालात हैं। साथ ही आर्थिक मोर्चे पर यानी अर्थव्यवस्था का जो संकट है उसके बारे में भी बड़ी जानकारी दूंगी। तेल की कीमतों में ऐतिहासिक जो गिरावट दर्ज गई है उसका क्या असर पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही बात करेंगे कि देश में मजदूरों का संकट गहराता जा रहा है। लॉकडाउन के फेज 1 में हमने देखा कि किस तरह देश भर में अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही थी कि लाखों मजदूरों ने पलायन किया था। दूसरे फेज में यानी कि जो लॉकडाउन का दूसरा फेज है 14 अप्रैल के बाद से जो शुरू हुआ है, उस दौरान भी इस तरह की खबरें देखी गई और ये संकट अब गहराता जा रहा है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और भी खबरें आप लोगों के लिए है। तो शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से और बात करेंगे कि किस तरह मजदूरों का संकट जो है वो मंडराता जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। आज एक बड़ी खबर आई है छत्तीसगढ़ से। लॉकडाउन में तेलंगाना से अपने घर के लिए पैदल रवाना हुई एक 12 साल की लड़की की मौत हो चुकी है। और 12 साल की जमालो मडकाम 2 महीने पहले तेलंगाना गई थी। वो मिर्च की खेती में वहां पर अपने रिश्तेदारों के साथ काम करने के लिए वहां गई थी, और जब वो वापस लौटी, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था, कामकाज ठप पड़ चुका था, तो वो वापस तेलंगाना से पैदल ही रवाना हो गई छत्तीसगढ़ में जो उनका गांव है वहां आने के लिए। और 100 किलोमीटर वो पैदल चली। 3 दिन तक वो पैदल चलती रही और आखिरकार वो ये जंग हार गई और उनकी मौत हो गई। 12 साल की जम्मालो मडकाम वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई थी और उनकी मौत हो गई। और जहां उनकी मौत हुई वहां से उनका घर 14 किलोमीटर ही दूर था, यानी 100 किलोमीटर की यात्रा वो तय कर चुकी थी और 14 किलोमीटर के बाद उनका घर आना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि वो अपने घर वालों की इकलौती संतान थी। तो ये जो एक खबर आई है, बिहार के बेगूसराय से भी इसी तरह की खबर आई है। हालांकि ये खबर 2-3 दिन पहले की है। बेगूसराय, दिल्ली से बेगूसराय के लिए निकले एक मजदूर की किस तरह बनारस में मौत हो गई, उसकी खबर है। 16 अप्रैल को बेगूसराय के रहने वाले रामजी महतो की बनारस में मौत हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह देश भर में जो मजदूरों का संकट है वो गहराता जा रहा है। डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं मजदूर। एक तरफ पहले ही उनका कामकाज ठप पड़ा है और दूसरी तरफ वो जब पैदल चल रहे हैं तो देश में इस वक्त आप देख रहे होंगे कि गर्मी कितनी बढ़ गई है। कई इलाकों में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। इतनी भयंकर गर्मी में भी, इतनी भीषण गर्मी में भी जो मजदूर हैं वो पैदल चलने को मजबूर हैं और इस कारण डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हमने 2 अप्रैल तक ये तमाम जो खबरें मीडिया में आई उसके आधार पर एक डेटा मैंने जुटाया है। उसके मुताबिक 2 अप्रैल तक लॉकडाउन के चलते रोड एक्सीडेंट्स और मेडिकल इमरजेंसी से अब तक देश में करीब 22 मजदूरों की मौत हो चुकी है। यानी 2 अप्रैल, आपको याद होगा कि लॉकडाउन का पहला फेज जो था वो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक का था। तो 2 अप्रैल तक 22 मजदूरों की मौत हो चुकी है और उसके बाद का डेटा किसी के पास भी नहीं है। रोज इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि किस तरह मजदूरों की मौत हो रही है। कल ही पीटीआई के हवाले से एक खबर आई है कि रुड़की के एक रिलीफ कैंप में एक मजदूर की मौत हो गई। आप सोचिए कि सरकार ने कहा है कि मजदूर जहां है वो वहीं रहें और राज्य सरकारें जो हैं वो उनके लिए वहीं व्यवस्था करे खाने पीने के, रहने के, लेकिन रुड़की के एक रिलीफ कैंप में एक मजदूर की मौत हो गई। और उस मजदूर के घर वालों का जो कहना है वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मजदूर के घर वालों का कहना है कि जिनकी मौत हुई है उनको खाने में सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल दिए जा रहे थे और इसलिए उन्होंने खाना छोड़ दिया था और इसके चलते उनकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि रिलीफ कैंप्स में भी किस तरह की भयावह स्थिति बनी हुई है। खाने की संकट जो है वो उनके सामने है और साथ ही एक रिलीफ कैंप में कितनी बड़ी तादाद में मजदूर रह रहे हैं। ये बड़े संकट
देश के सामने, सरकार के सामने मौजूद हैं। आपको बता दें कि भारत में 40 करोड़ की आबादी जो है वो मजदूर वर्ग में आती है और लॉकडाउन के फेज 1 में हमने देखा कि किस तरह लाखों मजदूरों ने एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन किया। पहले चरण में जब 22 मौतें हमारे सामने आई, जब हमने देखा कि किस तरह रोड एक्सीडेंट में मजदूर मर रहे थे, डिहाइड्रेशन से मर रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह गुजरात में लगातार 2 घटनाएं ऐसे सामने आई कि सूरत शहर में ही 2 बार मजदूरों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। केरल में भी मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया और वो कह रहे थे कि हमें घर जाना है, आप हमारे लिए बसों का इंतजाम करें, यानी कि वाहन मुहैया कराएं जिससे वो अपने घर जा सके। तो हमने देखा कि केरल में, गुजरात में, मुंबई में, अलग अलग इलाकों में मजदूर प्रोटेस्ट करने पर उतर आए। लॉकडाउन के फेज 1 के दौरान जब मजदूरों का संकट उठा तो बार बार ये कहा जा रहा था कि क्या जो सरकार ने लॉकडाउन 1 का जो फैसला लिया था, क्या वो बिना राज्य सरकारों से बिना उनसे विचार विमर्श किए ही ले लिया था, यानी कि क्या उस वक्त मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन 1 के बाद जब आपने लॉकडाउन 2 का फैसला लिया, यानी जब आपने लॉकडाउन में विस्तार करने की बात कही, तब आपने मजदूरों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि मीडिया में खबरें आ रही है कि किस तरह कोटा से छात्रों को निकाला जा रहा है, अलग अलग राज्य से बसेस भेजी जा रही हैं। आज ही मध्य प्रदेश से 150 बसें भेजी गई हैं। उत्तर प्रदेश ने अपने छात्रों को कोटा से पहले ही निकाल लिया है। उत्तराखंड में भी कल इसी तरीके से तकरीबन 1 से 1.5 हजार जो बच्चे हैं वो वापस अपने राज्य लौट गए हैं। तो जब आप बच्चों को कोटा से बाहर निकाल सकते हैं, जब आप विदेशों से भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करके भारत ला सकते हैं, तो क्या मजदूरों के लिए आप किसी वाहन की सुविधा मुहैया नहीं करा सकते? क्या मजदूरों की आप नहीं सुन सकते? उनमें भरोसा बहाली क्यों नहीं किया जा रहा है? मजदूरों का जो संकट है वो कितना गहरा है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरह सिर्फ 2 अप्रैल तक का आंकड़ा है जो ये बताता है कि देश में अलग अलग घटनाओं में 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक करीब 22 मजदूरों की मौत हुई। हालांकि इसमें कुछ रोड एक्सीडेंट के भी मामले थे, लेकिन डिहाइड्रेशन भी उसमें एक बड़ा कारण था। ये सिर्फ 2 अप्रैल तक का आंकड़ा, और 2 अप्रैल के बाद से भी लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। उसका डेटा, पूरा डेटा अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने देखा कि किस तरह मजदूरों का जो संकट है वो गहरा रहा और इसके चलते मजदूर प्रदर्शन करने तक के लिए मजबूर हो रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे किस तरह देश में एक तरफ कोरोना संकट है, एक तरफ आर्थिक संकट है, एक तरफ जो मजदूरों का संकट है जिसके बारे में बात कर रही हूं, तो दूसरी तरफ एक और संकट है और वो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो हैं उनमें बहुत तेजी आ रही है। पालघर, महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर आज भी हमने देखा कि ट्विटर पर कई तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। बॉलीवुड हस्तियों की तरफ से भी लगातार उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन अब गुजरात से एक ऐसी घटना सामने आ गई है। गुजरात में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि वहां राहत की बात यह थी कि गुजरात पुलिस जो थी वो घटनास्थल पर सही समय पर पहुंच गई थी। अगर पुलिस वहां नहीं पहुंचती तो वहां भी मॉब लिंचिंग की घटना होती, यानी भीड़ हत्या की घटना हो सकती थी। लेकिन मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में ले लिया। ये जो घटना है ये सोमवार देर रात की है। गुजरात की गोधरा तालुका के भामिया गांव में कुछ लोगों ने बच्चा चोरी के शक में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी और ये तीनों दोहाद जिले के रहने वाले थे। पिकअप वैन के जरिए ये लोग जा रहे थे, पिकअप वैन में सवार होकर ये अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जा रहे थे खेड़ा गांव में, लेकिन लोगों ने इन्हें रोक लिया और इनकी पिटाई कर दी। और ये पुलिस ने बताया है कि पिछले कई दिनों से जिस इलाके में इनकी पिटाई हुई है, यानी जिस गांव का मैंने जिक्र किया, वहां पर पिछले कई दिनों से बच्चा चोरी की अफवाहें जो थी उन्होंने जोर पकड़ रखा था। बच्चा चोरी की अफवाहें लगातार फैल रही थी कि गांव में बच्चा चोरी करने के लिए लोग आ रहे हैं बाहर से। तो हमने देखा कि किस तरह गुजरात में ये घटना घटी और पुलिस ने इस मामले में 4 गांव वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और साथ ही पुलिस ने जिन लोगों की पिटाई हुई है, जिन 3 लोगों की पिटाई हुई है, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया है। और पुलिस का कहना है कि ये तीनों लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। इनके पास जो परमिशन होती है, यानी जो कर्फ्यू पास होता है या लॉकडाउन में एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही के लिए जो पास दिया जाता है, उसकी अनुमति नहीं थी, वो कागजात नहीं थे। इसलिए इन 3 लोगों पर भी
केस दर्ज किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि पालघर घटना का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था और गुजरात से इतनी बड़ी खबर सामने आ गई। अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो वहां पर भी भीड़ हत्या का मामला होता, हत्या हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। पालघर हत्याकांड पर जैसा कि मैंने बताया कि बॉलीवुड, राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये समय राजनीतिक लड़ाई लड़ने का समय नहीं है। इस समय देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है और सभी को एकजुट होकर कोरोना के संकट से लड़ना है। इसलिए इस मामले को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, इस मामले को तूल नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये घटना गलतफहमी के चलते हुई है और अब इसकी जांच चल रही है। आपको बता दें कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही थी लगातार पिछले 2-3 दिनों से। ये घटना गुरुवार की थी, पालघर की जो घटना है वो गुरुवार की थी, लेकिन रविवार को सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी और उसके बाद से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही थी। बीजेपी नेता उमा भारती ने आज एक दिन का व्रत रखा है और उन्होंने जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनको पत्र लिखकर ये मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक पालघर के मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक टास्क फोर्स का गठन किया है, यानी एक उच्च स्तरीय जांच जो है वो बैठाई गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश में किस तरह बच्चा चोरी के शक में अफवाहों का जो बाजार है, अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं, इसका उदाहरण है ये कि बच्चा चोरी के शक में किस तरह भीड़ आम लोगों को अपना शिकार बना रही है। तो ये एक बड़ा संकट, एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है। और अब बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था के बारे में, माफ कीजिएगा, आर्थिक संकट के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। कोरोना के चलते दुनिया के ज्यादातर देश लॉकडाउन में हैं और उस लॉकडाउन का कितना बड़ा असर पड़ रहा है ये मैं आपको बताऊंगी। अमित जांगड़ा लिख रहे हैं, साधु संत बताएंगे अब की पालघर गलतफहमी हुई। साधु संत बताएंगे अब की पालघर गलतफहमी हुई है या कुछ और। अमित जी, मुझे आपका कमेंट समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से खुद जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने भी इस बारे में कहा है कि इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तो आपका मुझे कमेंट समझ में नहीं आया। तो मैं आपको बता रही थी कि आर्थिक संकट कितना गहरा गया है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कामकाज ठप हो चुका है और वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। कच्चे तेल की मांग जो है वो घट गई है और कच्चे तेल की जो कीमतें हैं सोमवार को वो $0 प्रति बैरल से भी नीचे पहुंच गई है। और इससे क्या हुआ है कि जो ज्यादातर या कहें कि सैकड़ों की तादाद में जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनके दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा है। आर्थिक गतिविधियां थम गई हैं और उसके चलते अमेरिका की जो एनर्जी कंपनियां हैं उनके पास कच्चे तेल के भंडारण की जगह नहीं बची है और इसके चलते अब क्योंकि उनके पास क्रूड ऑयल को रखने की जगह नहीं है तो वो उसकी डिलीवरी भी नहीं ले रहे हैं, उसकी मांग भी नहीं उठ रही है और इसके चलते तेल की कीमतें जो हैं उनमें गिरावट देखी जा रही है। तेल की मांग में कमी आने के बावजूद रूस और सऊदी अरब जो है वो तेल का उत्पादन कर रहे हैं। पहली मात्रा में जितना वो पहले उत्पादन कर रहे थे उतना ही लगातार वो उत्पादन जारी रख रहे हैं और इसके चलते ये भी एक बड़ा कारण है कि मांग नहीं है पूरी दुनिया भर में और मांग नहीं है लेकिन सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उत्पादन जो है रूस और सऊदी अरब की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके चलते तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। 34 सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कच्चे तेल के जो भाव हैं वो $0 प्रति बैरल से नीचे चले गए हैं। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसे हम WTI बोलते हैं इंग्लिश में, की कीमतों में इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सैयद सदफ नकवी लिख रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन है कि बिना सोचे समझे जो रिएक्शंस आ जाते हैं। किसी ने हमसे पूछा है कि क्या आप लाइव हैं? जी बिल्कुल, मैं ये लाइव प्रोग्राम ही करती हूँ रोज शाम को 6 बजे। तो अमेरिकी तेल के दाम घट रहे हैं लेकिन भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा, क्या भारत में जो तेल की कीमतें हैं उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। भारत
तेल उत्पादक देशों के संगठन यानी जो ओपेक कंट्रीज हैं उनसे तेल का आयात करता है। और भारत WTI जो मैंने आपको बताया कि क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट उस पर निर्भर नहीं करता है। भारत की निर्भरता ब्रेंट क्रूड पर होती है। ब्रेंट का दाम अब भी $20 के ऊपर बना हुआ है, यानी कि भारत में जो अमेरिकी कच्चे तेल के दामों में जो गिरावट आई है उसका भारत में कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा है। और आपने देखा होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी भी लगातार बनी हुई है, खबरों में हम ये देख रहे हैं। तो भारत क्योंकि क्रूड का इंपोर्ट का जो भुगतान होता है वो डॉलर में करता है, इसलिए डॉलर महंगा होने के चलते भारत में जो इंपोर्ट है वो महंगा हो सकता है। और आपको बता दें कि भारत कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। पहले नंबर पर चीन है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है। भारत अपनी खपत का 85% हिस्सा जो है तेल, कच्चे तेल का, वो इंपोर्ट करता है। और तेल जब सस्ता होता है तो आयात में कमी नहीं आती, बल्कि भारत का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो घटता है। इससे डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती आती है और महंगाई काबू में आती है। तो दोनों पक्ष हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भारत में कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रेंट क्रूड के जो दाम हैं वो अभी भी $20 के ऊपर बने हुए हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पूरे बाजार में, अगर वैश्विक बाजार में कच्चा तेल मिलता है तो फिर भारत में तेल की कीमतों में थोड़ी कमी जो है वो आ सकती है। तो ये थी बड़ी खबर। और अब फटाफट से मैं आपको भारत में कोरोना वायरस का क्या अपडेट है वो मैं आपको दे देती हूं। भारत में कोरोना वायरस के मामले 19,000 के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 1336 लोग जो हैं वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 47 लोगों की मौत हुई है। और देश भर में जो कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो बढ़कर 18,985 हो गई है। इनमें से 15,122 मामले सक्रिय हैं, जबकि राहत की बात यह है कि 3,259 लोग अब तक स्वस्थ भी हुए हैं, यानी कि भारत में अब तक 3,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक कुल मिलाकर 603 लोगों की मौत हुई है। तो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 47 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटों में 1336 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ICMR ने बताया कि अब तक देश में 4,49,000 सैंपलों का टेस्ट किया जा चुका है और देश में 61 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में 4,000 के ऊपर चल रहा है जो नंबर है कोरोना संक्रमितों की संख्या। आज सुबह 10 बजे तक महाराष्ट्र में 472 नए मामले सामने आए, यानी कि पिछले 12 घंटों में रात को 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक महाराष्ट्र में 472 नए मामले दर्ज किए गए। 9 लोगों की मौत हो गई और उसके साथ ही महाराष्ट्र में 4,667 लोग कोरोना की चपेट में हैं और मृतकों की संख्या भी देश में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 232 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। और घबराने वाली या चिंता की बात यह है कि अब पूरे देश में आम लोगों के साथ साथ जो मेडिकल स्टाफ है यानी डॉक्टर्स और नर्सेस और साथ ही बड़ी संख्या में पत्रकार भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पुणे से ही आज एक बड़ी खबर आई है कि पुणे के एक अस्पताल से 25 मेडिकल स्टाफ जिसमें 16 नर्स शामिल हैं, ये लोग आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो माफ कीजिएगा, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में बहुत तेजी से नंबर बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि मैंने एक बार आपको पहले ही बताया था कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी आशंका जताई जा रही है। तो महाराष्ट्र में 4,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो देश के 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2,000 का आंकड़ा पार हो चुका है, एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ गुजरात। गुजरात में बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और गुजरात में पिछले 24 घंटों में 6 मौतें दर्ज हुई हैं और 127 नए मामले दर्ज हुए हैं। और गुजरात में जो कुल आंकड़ा है कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या का वो 2,066 पर पहुंच गया है और मरने वालों की संख्या 77 पर हो गई है। यानी कि महाराष्ट्र के बाद मौतों के आंकड़े में भी अगर हम देखें तो गुजरात जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दूसरे नंबर पर यानी मरीजों की संख्या में भी और मौतों के आंकड़ों की भी अगर हम संख्या देखें
तो गुजरात दूसरे नंबर पर है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 83 नए मामले दर्ज किए गए और इसी के साथ ही वहां पर जो कुल संख्या है वो 1659 हो गई है। राज्य में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इमरान शेख लिख रहे हैं, महाराष्ट्र में चेकिंग पूरे इंडिया के मुकाबले 98% है। जी, महाराष्ट्र में चेकिंग पूरे, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं, शायद आप उसका जिक्र कर रहे हैं इमरान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से भी ज्यादा अगर किसी राज्य में हो रहे हैं तो वो है राजस्थान। राजस्थान में अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह एक एक जिले में, जैसा कि अगर मैं जयपुर का जिक्र करूं तो 8000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं, जोधपुर में 5000 से सैंपल लिए जा चुके हैं। तो राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र का मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में एक बार फिर देख लूंगी कि क्या है महाराष्ट्र में जो आप कह रहे हैं कि पूरे इंडिया के मुकाबले 98% वहां पर टेस्टिंग की जा रही है। शायद आपका कहने का मतलब यही है। बलराम यादव लिख रहे हैं, भूख से कितने मरे। बलराम जी, क्योंकि अभी तक कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं कर पाया है, डेटा को इकट्ठा नहीं कर पाया है, तो भूख से कितने मरे इसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकती हूं। लेकिन जो मीडिया में जितनी तरह की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 2 अप्रैल तक 22 मजदूरों की मौत हुई है और इनमें से रोड एक्सीडेंट भी हैं और कुछ भूख से मरने वालों की भी इसमें तादाद है। लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरह की खबरें जो हैं ये आ रही हैं। इमरान लिख रहे हैं ये सैंपल टेस्ट। जी इमरान, बिल्कुल महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में सैंपल्स के टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन देश के और भी राज्य हैं। केरल आप देख लीजिए, केरल में भी बहुत बड़ी तादाद में सैंपल्स की टेस्टिंग की जा रही है और अभी आईसीएमआर ने जो रैपिड टेस्टिंग किट होती है उसको लेकर उसमें जिस तरह की खामियां आ रही हैं, उसके बाद ये कहा गया है कि रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल को रोका जाए 2 दिन के लिए। लेकिन आईसीएमआर ने खुद ये कहा था केंद्र सरकार को कि किस तरह रैंडम सैंपलिंग के जरिए देश में रैंडम टेस्टिंग करने की, बड़ी तादाद में टेस्टिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर मामले जो हैं वो असिम्टोमेटिक हैं। 80% मामले जो हैं देश में कोरोना के वो असिम्टोमेटिक हैं, यानी जिनमें कोई लक्षण नहीं देखा गया था। तो राजस्थान की बात हो या केरल की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो, बिल्कुल सही है कि सैंपल्स की टेस्टिंग जो है वो बड़ी तादाद में हो रही है और शायद इसीलिए वहां से बहुत बड़ी तादाद में नंबर जो है वो सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक 1485 कुल मामले सामने आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में 76 लोगों की मौत हो गई है। यानी अगर मौत का आंकड़ा देखें तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, 76 मौत। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1294 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में कोरोना फैल चुका है। उत्तर प्रदेश में 140 लोग ठीक भी हुए हैं। जो मैं आपको कह रही थी कि बड़ी तादाद में पत्रकार भी अब कोरोना की चपेट में आए हैं, तो आज जैसा कि हमने कल देखा था कि मुंबई से 53 पत्रकार जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे, तो आज चेन्नई से भी एक बड़ी खबर आई है और चेन्नई में एक तमिल समाचार चैनल के 25 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह देश में अब तक 150 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ, जिसमें आज ही जो पुणे के एक अस्पताल से 25 मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं, तो 150 से भी ज्यादा मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही बड़ी संख्या में जो पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इमरान लिख रहे हैं 66,500 परसों तक टेस्टिंग हुई थी पूरे महाराष्ट्र में। 66,000 बिल्कुल बहुत, ये एकदम सही है कि अगर डेटा बढ़ेगा, अगर सैंपल्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि नंबर जो है, आंकड़ा जो है वो बढ़ेगा और इस वक्त रैंडम सैंपलिंग करके रैंडम टेस्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसी के बाद हो सकता है कि फिर कोरोना की जो तादाद है, कोरोना पर जिस तरीके से काबू में लिया जा सकेगा वो उसके बाद ही पता चलेगा। तो टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और शायद इसीलिए जो इमरान लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, ये इमरान का कहना है कि 66,000 टेस्टिंग की गई है। तो बिल्कुल बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान का भी मैंने जिक्र किया, बताया कि वहां पर भी किस तरह टेस्टिंग की गई। इसके साथ ही झारखंड में अब तक 45 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मेघालय में 12 मामले दर्ज किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 35 नए मामले दर्ज किए गए हैं और आंध्र प्रदेश में जो कुल संख्या है वो 757 हो गई है और 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में जो
आज 7 नए मामले आए हैं और कर्नाटक में 415 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कर्नाटक में अब तक 17 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और सबसे आखिर में बात करेंगे पूरी दुनिया भर में कोरोना का क्या अपडेट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में यानी 200 से ज्यादा देशों में 24 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। 24,72,000 लोग पूरी दुनिया में इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पूरे विश्व में कोरोना के चलते 1,69,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित है और अमेरिका में 7,84,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और वहां पर 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी मरीजों के मामले में और मौत के आंकड़ों की अगर बात करें तो अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति वहां बनी हुई है। 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन से 9 गुना ज्यादा ये तादाद है, 9 गुना ज्यादा ये आंकड़े हैं। और न्यूयॉर्क में अमेरिका का जो सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अब तक 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। दूसरे नंबर पर आता है स्पेन। स्पेन में संक्रमण के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 20,800 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में अब तक 1,81,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और इटली में 24,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,12,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। फ्रांस में 19,000 मौत दर्ज की गई है और चीन में 11 नए मामले सामने आए हैं और चीन में अब नए हॉटस्पॉट भी बन रहे हैं। यानी वुहान शहर के बाहर, हुबेई प्रांत के बाहर ये 11 मामले मिले हैं। रूस के साथ जो उनकी सीमा लगती है उसके पास ये 11 मामले मिले हैं। तो चीन में जो कोरोना के हॉटस्पॉट हैं वो अब हुबेई प्रांत के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में कोरोना फैल चुका है और ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लागू है। तो पूरी दुनिया में 4.3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इस वक्त लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और अपने घरों में कैद है। जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी में 1,43,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और वहां 4,598 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में जो मशहूर बियर फेस्टिवल है जिसे अक्टूबर फेस्ट भी कहा जाता है उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। हर साल ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है, उसको अब कैंसिल कर दिया गया है, उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि इससे जर्मनी को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बहुत गहरा झटका लगने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह पूरी दुनिया में 4.3 बिलियन लोग जो हैं वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और WHO ने आज ये कहा है कि क्योंकि लॉकडाउन को लगाने को लेकर और हटाने को लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे, तो WHO ने कहा है कि लॉकडाउन बहुत जरूरी है और अगर लॉकडाउन को हटाना है, क्योंकि आर्थिक संकट एक बड़ा संकट है सरकारों के सामने वैश्विक स्तर पर, तो WHO का कहना है कि अगर लॉकडाउन को हटाना है तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उसे हटाया जाए, पूरी दुनिया में कहीं भी हटाना है। क्योंकि हमने देखा कि कुछ देशों में लॉकडाउन को हटाने की मांग उठ रही है, जैसे कि अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं कुछ देशों में लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया है, कुछ देशों में इमरजेंसी लगा दी गई है। तो ये आज की थी हमारी 5 बड़ी खबरें। मैंने आपको बताया कि भारत में 19,000 के करीब मामले पहुंच गए हैं, 600 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में 24 लाख लोगों से ज्यादा कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 212 देशों में कोरोना फैल चुका है। साथ ही मैंने आपको बताया कि किस तरह देश में मजदूरों का संकट है वो गहरा गया है और भूख से या डिहाइड्रेशन से मजदूरों की मौत हो रही है जो पैदल पलायन कर रहे थे। अभी तक सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि मजदूरों के संकट से कैसे निपटा जाए। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह वैश्विक स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उनके अंदर ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। और ये भी मैंने बताया कि अफवाहों के चलते यानी बच्चा चोरी के शक में किस तरह पालघर के बाद गुजरात में जो घटना हुई है,
पंचमहल इलाके में, उसकी जानकारी मैंने आपको दी। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। और जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप लाइव हैं, मैं बता दूं, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं रोज शाम को 6 बजे लाइव आती हूँ एशियाविल हिंदी पर, और मैं आपको बताती हूँ पूरे दिन भर की जो 5 बड़ी खबरें हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबर होती है, उसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर होती है, मजदूरों, किसानों, गरीबों के संकट की जो खबर होती है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो रोज शाम 6 बजे मैं लाइव होती हूँ। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि सारी खबरें आप एशियाविल हिंदी की वेबसाइट पर काफी डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जाने से पहले एक छोटी सी मेरी आपसे गुजारिश है, लॉकडाउन के दिनों में आपकी दिनचर्या क्या है, आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, वो आप हमें बताइए। इसके लिए आपको एक 30 सेकंड से 1 मिनट तक का वीडियो बनाकर भेजना है एशियाविल हिंदी को। आप जो वीडियो भेजेंगे वो हम अपनी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसे पोस्ट करेंगे। वीडियो भेजने के लिए मैं आपको नंबर देती हूं, उस पर आपको वीडियो भेजना है। नंबर है 9003074655। दोबारा नोट कर लीजिए, 9003074655। ये एशियाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आपको अपना एक वीडियो बनाना है। 1 मिनट तक का वीडियो होना चाहिए। वीडियो में आप हमें बताएं कि लॉकडाउन के दौरान आप अपनी दिनचर्या, आपकी दिनचर्या क्या है, आप अपना दिन कैसे, वक्त कैसे बिता रहे हैं, क्या कुछ नया क्रिएटिव सीख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, गूगल डूडल बनाना सीख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, आप अपना दिन कैसे बिता रहे हैं, कैसे खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं, योगा कर रहे हैं, हेल्थ रूटीन क्या है आपका। तो इससे जुड़ा 1 मिनट का वीडियो आपको बनाकर भेजना है एशियाविल हिंदी के व्हाट्सएप नंबर पे। नंबर एक बार फिर मैं आपको बता देती हूं, 9003074655। इस नंबर पर आपको वीडियो भेजना है और आप जो वीडियो भेजेंगे वो हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसे पोस्ट करेंगे। तो फिलहाल आज के इस लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।